आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मशीन्स को स्मार्ट बनाता है। मतलब वो लर्न कर सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं और ह्यूमन लाइक टास्क्स परफॉर्म कर सकती हैं। और इस सब के पीछे जो पावर है वो आती है मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को हैंडल करने से। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम पाइथन की दो फंडामेंटल लाइब्रेरीज को डाइव इन करेंगे जो ये सब पॉसिबल बनाती हैं, नमपाई और पैंडाज। तो आज हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू कवर करेंगे। हम इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके पीछे का लॉजिक और इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस सब कुछ समझेंगे। इससे आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगी, चाहे आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या सिर्फ डेटा साइंस के टूल्स को समझना चाहते हो। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये लाइब्रेरीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। फिर हम नमपाई को समझेंगे जो कि फाउंडेशन है। उसके बाद आएगा पांडास जो डेटा हैंडलिंग का मास्टर टूल है। फिर हम कुछ एग्जाम रेडी सिंटैक्स और ट्रिक्स देखेंगे और एंड में एक क्विक चैप्टर रिकैप करेंगे। तो सवाल ये है कि ये चैप्टर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो, ये लाइब्रेरीज पाइथन में एआई और डेटा साइंस की नींव है, एकदम फाउंडेशन। ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज हर रोज इन्हीं टूल्स को यूज करती हैं बिजनेस डेटा एनालाइज करने के लिए और अपनी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। तो इस कहानी के दो मेन हीरोज हैं, नमपाई और पांडास। नमपाई को आप न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का स्पेशलिस्ट समझ लो। ये बड़े बड़े नंबर अरेज पर कैलकुलेशंस बहुत बहुत तेजी से करता है। और पैंडास, पैंडास डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस का मास्टर टूल है जो मेनली डेटा फ्रेम्स के साथ काम करता है। तो चलो नमपाई से शुरू करते हैं। आप इसको पाइथन में न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मान सकते हो। जब भी आपको लार्ज न्यूमेरिकल डेटा के साथ एफिशिएंटली काम करना हो तो नमपाई ही आपकी गो टू लाइब्रेरी है। ये देखो, ये एक परफेक्ट एग्जाम रेडी डेफिनेशन है। एक नमपाई अरे क्या है? अ ग्रिड ऑफ वैल्यूज ऑल ऑफ द सेम टाइप इंडेक्स्ड बाय नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब सारे वैल्यूज एक जैसे टाइप के होते हैं और इसके डायमेंशंस को हम कहते हैं रैंक। तो अगर आप एक सिंपल लिस्ट से अरे बनाते हो तो उसका रैंक 1 होगा, और अगर नेस्टेड लिस्ट्स यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट से बनाते हो तो रैंक 2 होगा। अब चलिए इसके ऊपर बिल्ड करते हैं और पांडास की तरफ बढ़ते हैं। अगर नमपाई नंबर्स की फाउंडेशन है तो पांडास डेटा एनालिसिस का मास्टर टूल है। आप इसको एक सुपर स्मार्ट एडवांस्ड स्प्रेडशीट की तरह इमेजिन कर सकते हो जो मेसी रियल वर्ल्ड डेटा को हैंडल करने के लिए ही बना है। पैंडास में दो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। एक सीरीज को आप डेटा का एक सिंगल कॉलम समझ सकते हो, इसलिए ये वन डिमेंशनल होता है। और डेटा फ्रेम वो एक पूरी टेबल या एक्सेल शीट जैसा है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और हर कॉलम का डेटा टाइप अलग हो सकता है। ये रही डेटा फ्रेम की ऑफिशियल डेफिनेशन, और इसको याद रखना जरूरी है। अ टू डिमेंशनल, साइज म्यूटेबल एंड पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टैबुलर डेटा स्ट्रक्चर विद लेबल्ड एक्सेस। चलो इसको तोड़ के समझते हैं। टू डिमेंशनल मतलब रोज और कॉलम्स। साइज म्यूटेबल मतलब आप इसके बनने के बाद भी रोज और कॉलम्स ऐड या रिमूव कर सकते हो। और हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, जैसे एक कॉलम में नाम, दूसरे में एज और तीसरे में ट्रू फॉल्स वैल्यूज। ओके, अब थियोरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। रियल वर्ल्ड में डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए डेटा हैंडलिंग और उसकी सफाई यानी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम सीखेंगे कि डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है, उसको साफ कैसे करना है और फिर उस पॉलिश्ड वर्जन को एनालिसिस के लिए सेव कैसे करना है। और हाँ, समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, इससे रीच बढ़ जाती है। ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को परफेक्टली बताती है। स्टेप 1, हम pd.read_csv फंक्शन यूज करके csv फाइल को डेटा फ्रेम में लोड करते हैं। स्टेप 2, .isNull.sum से हम चेक करते हैं कि हर कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यूज यानी नैन वैल्यूज हैं या नहीं। स्टेप 3, हम इन मिसिंग वैल्यूज को या तो .dropeNA से पूरी रो हटाकर हैंडल करते हैं या फिर .fillNA से उसकी जगह कोई वैल्यू डाल देते हैं। और आखिरी स्टेप, हम अपने साफ किए हुए डेटा को .tocsv से एक नई फाइल में सेव कर देते हैं। चलिए अब उस सेक्शन पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में आपके मार्क्स को सच में बूस्ट कर सकता है, इंपॉर्टेंट सिंटैक्स और कुछ काम की ट्रिक्स। ये वो कमांड्स हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। यहाँ कुछ ज़रूरी फंक्शंस हैं
df.shape आपको बताता है कि आपके डेटा फ्रेम में कितनी रोज और कॉलम्स हैं। df.headn आपको पहली n रोज दिखाता है, जबकि df.tailn आपको आखिरी n रोज दिखाता है। df.columns सारे कॉलम नेम्स की लिस्ट दे देता है और df.drop से आप कोई भी रो या कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। ड्रॉप फंक्शन यूज करते वक्त एक्सेस को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। हमेशा याद रखो, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है रोज पर ऑपरेशन करना और एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कॉलम्स पर ऑपरेशन करना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ एक सुपर सिंपल मेमोरी ट्रिक है, ROCI। बस ये याद रखो, RO का मतलब है रोज होती है एक्सेस 0 और CI का मतलब है कॉलम्स होते हैं एक्सेस 1। बहुत सिंपल है और एग्जाम में आपके मार्क्स जरूर बचाएगा। चलो कुछ और कॉमन एरर्स देखते हैं। पहला, लाइब्रेरी को इंपोर्ट pandas SPD करना ही भूल जाना। दूसरा, ड्रॉप ना और फिल ना में कंफ्यूज हो जाना। बस याद रखो, ड्रॉप मतलब हटाना और फिल मतलब उसकी जगह कुछ भरना। तीसरा, नई रो ऐड करने के लिए लॉग स्क्वायर का गलत सिंटैक्स यूज करना। अगर ये काम आ रहा है तो 2-3 बार हाइप कर देना और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। अब एक टिपिकल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट numpy arrays and pandas data frames with examples of when to use each। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है। ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले दोनों को डिफाइन करो, फिर दोनों का पर्पस बताओ। उसके बाद उनके स्ट्रक्चर का मेन डिफरेंस हाईलाइट करो कि numpy arrays होमोजीनियस होते हैं जबकि डेटा फ्रेम्स हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दो। इस अप्रोच से आपको फुल मार्क्स मिलने में हेल्प होगी। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अब रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। बिजनेस में कंपनीज सेल्स डेटा को CSV फाइल से लोड करने और ट्रेंड्स एनालाइज करने के लिए पैंडास यूज करती हैं। एजुकेशन में एक टीचर स्टूडेंट के ग्रेड्स मैनेज करने के लिए डेटा फ्रेम यूज कर सकता है और AI में मॉडल को ट्रेन करने से पहले डेटा सेट को साफ करने के लिए ये टूल्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, चलिए अब हमने जो कुछ भी कवर किया है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारी की कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएं। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि numpy फास्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए है और pandas फ्लेक्सिबल डेटा मैनिपुलेशन के लिए है। डेटा क्लीनिंग के लिए isnl.html, dropdown.html और filldown.html आपके सबसे ज़रूरी फंक्शंस हैं। एक्सेस का लॉजिक याद रखें, एक्सेस इक्वल्स टू 0 रोज के लिए और एक्सेस इक्वल्स टू 1 कॉलम्स के लिए। और आखिर में CSV फाइल डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का सबसे कॉमन फॉर्मेट है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिस करना है या डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक्ड पिन्ड कमेंट में है और वहां आपको ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मशीन्स को स्मार्ट बनाता है। मतलब वो चीज़ें सीख सकती हैं, खुद डिसीजंस ले सकती हैं और बिल्कुल इंसानों जैसे काम कर सकती हैं। वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम डेटा साइंस मेथोडोलॉजी चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, उनके पीछे का लॉजिक और हाँ, रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ये चैप्टर समझ लो आपके AI प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ केस स्टडीज और बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो ये है हमारा आज का सफर। सबसे पहले हम समझेंगे कि AI प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट क्या होता है। फिर इसकी मेथोडोलॉजी के जो 10 स्टेप्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स के 4 टाइप्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम रेडी डेफिनेशंस, बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने का सही तरीका और आखिर में पूरे चैप्टर का एक फास्ट 60 सेकंड रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये मेथोडोलॉजी ज़रूरी है ही क्यों? सोचो, बेसिकली ये चैप्टर आपको किसी भी AI प्रोजेक्ट को करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक रोड मैप देता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है जिसे सारे डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि प्रोजेक्ट टाइम पर, बजट के अंदर और बिल्कुल सही रिजल्ट के साथ कंप्लीट हो। तो सवाल ये उठता है कि एक AI प्रोजेक्ट आखिर शुरू कहाँ से होता है? क्या हम अचानक से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी। ये एक सिस्टमैटिक जर्नी है जो एक प्रॉब्लम से शुरू होती है और एक वर्किंग सॉल्यूशन तक जाती है। और यही इसकी डेफिनेशन है। डेटा साइंस मेथोडोलॉजी एक इटरेटिव प्रोसेस है। यहाँ पर इटरेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका मतलब है कि हम स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पिछले स्टेप्स पर वापस जा सकते हैं। बेसिकली ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे डेटा साइंटिस्ट्स फॉलो करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलो अब आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल कोर पर, मेथडोलॉजी के 10 कदम। ये 10 स्टेप्स एक लॉजिकल जर्नी है जो हर एआई प्रोजेक्ट में फॉलो की जाती है, फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। ये हैं वो 10 स्टेप्स। ध्यान से देखो इन्हें एक बार, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से शुरू होके फीडबैक तक। अब हो सकता है आपको ये याद करने में थोड़ा मुश्किल लगे, इसलिए हम एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे। सोचो आप एक शेफ हो और आपको एक नई डिश बनानी है। एआई मॉडल बनाना इज जस्ट लाइक कुकिंग अ न्यू डिश। पहले 2 स्टेप्स हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिक अप्रोच। देखो, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का मतलब है प्रॉब्लम क्या है। कुकिंग एनालॉजी में ये डिसाइड करना कि आज खाने में क्या बनाएं। आप स्टेक होल्डर्स से, मतलब अपने घरवालों से पूछते हो। फिर आता है एनालिटिक अप्रोच, यानी सॉल्यूशन का रास्ता क्या होगा। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन। कुकिंग में इसका मतलब है रेसिपी चूज करना। नेक्स्ट, डेटा रिक्वायरमेंट्स और डेटा कलेक्शन। अब जब रेसिपी फाइनल हो गई तो आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करते हो। ये है डेटा रिक्वायरमेंट्स। आपको कौन सा डेटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ये सब सोचना। फिर आता है डेटा कलेक्शन, यानी इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाना। आप डेटा प्राइमरी सोर्सेज जैसे सर्वेज या सेकेंडरी सोर्सेज जैसे वेबसाइट्स या बुक से इकट्ठा करते हो। अब आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। स्टेप 5 है डेटा अंडरस्टैंडिंग। आप चेक करते हो कि सब्जियां फ्रेश हैं या नहीं। वैसे ही आप डेटा की क्वालिटी चेक करते हो। फिर आता है स्टेप 6, डेटा प्रिपरेशन। और याद रखना, ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। यहां आप सब्जियों को धोते हो, काटते हो। सेम वे डेटा के केस में आप मिसिंग वैल्यूज हैंडल करते हो, डुप्लीकेट्स हटाते हो, यानी डेटा को साफ सुथरा करते हो। यहां से असली फन शुरू होता है। स्टेप 7 है मॉडलिंग। अब आप एक्चुअल में डिश को कुक करना शुरू करते हो, सारे मसाले डालते हो। यहां आप अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज करके अपना मॉडल बनाते हो। उसके बाद स्टेप 8 है इवैल्यूएशन। डिश बनने के बाद आप उसे टेस्ट करते हो, है ना? चेक करते हो नमक ठीक है या नहीं। वैसे ही आप टेस्ट डेटा पर मॉडल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस चेक करते हो। समझ आ रहा है तो इस एक्सप्लेनर को हाइप कर देना, इसकी रीच बढ़ जाती है। फाइनली स्टेप 9 है डिप्लॉयमेंट। अब डिश को सर्व करते हो। मॉडल के केस में आप उसे रियल वर्ल्ड में लॉन्च करते हो, जैसे किसी वेबसाइट पर एक चैटबॉट। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फीडबैक। आप गेस्ट से पूछते हो कि खाना कैसा लगा। यही फीडबैक आपको अगली बार डिश को और बेहतर बनाने में हेल्प करता है। और यही चीज इस पूरे प्रोसेस को इटरेटिव बनाती है। चलो अब मेथडोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने डेटा से आखिर किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए डेटा एनालिटिक्स के 4 टाइप्स होते हैं। जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये हमें बताता है व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ था, जैसे क्लास के एवरेज मार्क्स कितने थे। दूसरा है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ये बताता है व्हाई डिड इट हैपन, यानी ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स अचानक से क्यों गिर गई। तीसरा है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये फ्यूचर के बारे में बताता है, व्हाट विल हैपन, जैसे अगले महीने की सेल्स कितनी हो सकती है। और चौथा है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये हमें सॉल्यूशन बताता है, हाउ डू वी सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल, फेस्टिवल सीजन में सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर फोकस करते हैं। ये टर्म्स आपको पता होने ही चाहिए और आप इन्हें एग्जाम्स में डायरेक्टली लिख सकते हो फुल मार्क्स के लिए। सबसे पहला क्रूशियल डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में। देखो, प्राइमरी डेटा वो है जो आप फर्स्ट हैंड यानी बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स से खुद कलेक्ट करते हो, जैसे डायरेक्ट सर्वेस करके। जबकि सेकेंडरी डेटा वो है जो पहले से ही कहीं मौजूद है और आप उसे बस रीयूज करते हो, जैसे बुक्स, वेबसाइट्स या कैगल जैसे प्लेटफॉर्म से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फीचर इंजीनियरिंग। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये रॉ डेटा से नए वेरिएबल्स यानी फीचर्स क्रिएट करने का प्रोसेस है, ताकि आपके मॉडल की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो। इसको ऐसे समझो जैसे एक शेफ बेसिक मसालों से एक नया स्पेशल स्पाइस ब्लेंड बनाता है ताकि डिश और भी ज्यादा टेस्टी बने। अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलिए अब स्पेसिफिकली एग्जाम स्ट्रैटेजी पर आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे स्ट्रक्चर करने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो डेटा रिक्वायरमेंट्स और डेटा कलेक्शन को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों सेम चीज है, बट ये तो बिल्कुल अलग अलग स्टेप्स हैं। इसको क्लियर करते हैं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है ये प्लान करना कि हमें क्या डेटा चाहिए, ये हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। जबकि कलेक्शन का मतलब है उस डेटा को एक्चुअली इकट्ठा करना,
यानी शॉपिंग पर जाना। लिस्ट बनाना और शॉपिंग करना दो अलग काम है, राइट? बस वही डिफरेंस यहां पर है। ये एक हाई वेटेज टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मॉडल को इवैल्यूएट करने के दो मेन टेक्निक्स हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। पहले बात करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की। ये जनरली बड़े डेटा सेट्स के लिए यूज होता है। यहाँ हम डेटा को एक बार में फॉर एग्जाम्पल 80-20 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 80% डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए और बचा हुआ 20% उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। अब दूसरी तरफ है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये छोटे डेटा सेट्स के लिए ज्यादा बेटर माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे डेटा सेट में अगर हम 20% हिस्सा टेस्टिंग के लिए निकाल देंगे तो ट्रेनिंग के लिए बहुत कम डेटा बचेगा। इसलिए के फोल्ड में हम डेटा को के हिस्सों में, मान लो 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर हम 4 हिस्सों पर ट्रेन करते हैं और एक हिस्से पर टेस्ट करते हैं। और ये प्रोसेस 5 बार रिपीट करते हैं, हर बार एक नए हिस्से को टेस्टिंग के लिए यूज करके। इससे पूरा डेटा टेस्ट हो जाता है और हमें मॉडल की परफॉर्मेंस का एक ज्यादा रिलायबल आइडिया मिलता है। चलो अब पूरे चैप्टर का एक सुपर फास्ट 60 सेकंड रिकैप करते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए 10 स्टेप्स को ऑर्डर में याद रखने की ये एक सुपर ट्रिक है। BARCUPMEDF: बिजनेस, एनालिटिक, रिक्वायरमेंट्स, कलेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट, फीडबैक। तो हमने देखा कि डेटा साइंस मेथोडोलॉजी एक 10 स्टेप इटरेटिव प्रोसेस है। हमने डेटा एनालिटिक्स के 4 टाइप्स समझे, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, और कुछ की डेफिनेशंस भी कवर की। और अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड नोट्स, डायग्राम्स और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह सिंपल और एग्जाम फोकस तरीके से रिवाइज करने हैं, You know, we hear about artificial intelligence all the time, right? Social AI एक ऐसा concept है जो machines को इतना smart बनाता है कि वो learn कर सकती हैं, decisions ले सकती हैं और बिल्कुल human-like tasks perform कर सकती हैं। And that's exactly what we do here. Welcome to Nerdy Site. यहाँ हम लोग complex से complex concepts को बिल्कुल simple और हाँ, exam-oriented तरीके से समझते हैं। So for today, we're diving deep into one of the most fascinating topics, computer vision. हम इसे पूरा cover करेंगे, एक complete overview, सारे important concepts, उनके पीछे का logic, और of course, ढेर सारी real life applications भी देखेंगे। Alright, let's get started. तो सबसे पहले, ये computer vision है क्या? इसे machine vision भी कहते हैं। Basically, ये artificial intelligence की वो field है जो machines को देखने और समझने की super power देती है। बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी आंखों से चीजें देखते और पहचानते हैं, कंप्यूटर विजन कैमरास और कूल एल्गोरिदम्स यूज करके इमेजेस और वीडियोस को समझता है। नाउ व्हाई शुड यू केयर? वेल, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स दिस चैप्टर इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना एआई के बिल्कुल कोर प्रिंसिपल्स हैं और ढेर सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी। बेसिकली इससे आपको ये क्लियर होगा कि एआई आखिर फिजिकल दुनिया से इंटरैक्ट करता कैसे है। ओह, एंड वन मोर थिंग बिफोर वी डाइव इन, अगर आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और हाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चाहिए ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। Everything you need is right there. Okay, so before we can understand how computers see, we first need to understand what they're looking at. मतलब एक digital image बनती कैसे है, इसके basic building blocks क्या होते हैं. Let's check it out. So, the most fundamental part of any digital image is the pixel. It's actually short for picture element. आप जो भी इमेज अपनी स्क्रीन पे देखते हो ना, वो बेसिकली हजारों या लाखों छोटे-छोटे स्क्वायर बॉक्सेस से बनी है और हर एक बॉक्स एक सिंगल कलर दिखाता है। बस इन्हीं टाइनी बॉक्सेस को हम पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव रेजोल्यूशन। नाउ रेजोल्यूशन का मतलब बहुत सिंपल है, एक इमेज में टोटल कितने पिक्सल्स हैं, दैट्स इट। एंड द लॉजिक इज सिंपल टू, जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी हाई रेजोल्यूशन, और जितनी हाई रेजोल्यूशन उतनी ही क्लियर और डिटेल्ड इमेज होगी। थिंक अबाउट इट, आप जब 4K वीडियो देखते हो, वो फुल HD से इतनी ज्यादा शार्प क्यों दिखती है? एग्जैक्टली, मोर पिक्सल्स। बट वेट, हियर्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये पिक्सेल्स इतने सारे कलर्स बनाते कैसे हैं? वेल, इसके लिए यूज होता है RGB मॉडल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर कलर को रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट की इंटेंसिटी को मिक्स करके बनाया जाता है। सोचो, हर कलर चैनल R, G और B की एक वैल्यू होती है, फ्रॉम 0 to 255। 0 का मतलब कोई इंटेंसिटी नहीं और 255 मतलब, यू गेस्ड इट, फुल इंटेंसिटी। एंड हियर्स द माइंड ब्लोइंग पार्ट, इन ही 3 कलर्स के 256 लेवल्स को जब हम मिक्स करते हैं, वी कैन क्रिएट ओवर 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स। जस्ट इमेजिन दैट, 256 शेड्स ऑफ रेड,
256 ऑफ ग्रीन एंड 256 ऑफ ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से ही तो आपकी स्क्रीन पर इतने अमेजिंग वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं. इट्स क्रेजी, राइट? Okay, so we know what an image is made of, but the most important question is, कंप्यूटर इन तस्वीरों को समझता कैसे है? I mean, for a computer, it's all just data. इसके लिए क्रूशल प्रोसेस है जिसे कहते हैं डिजिटाइजेशन. यहाँ क्या होता है, एक इमेज को नंबर्स के ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. हर पिक्सल को उसके RGB वैल्यू के बेसिस पर एक नंबर दे दिया जाता है. एंड नाउ द कंप्यूटर कैन एनालाइज दीज नंबर्स मैथमेटिकली. This right here, this is the step that gives a machine the ability to see. So now that we've got the basics of an image down, let's look at the main event. एक machine actually visual data को interpret करने के लिए, कौन सा core process follow करती है? Well, इसके total 5 stages हैं. Let's break them down. So the big question is, how does a machine look at an image, process it step by step, and then figure out what's inside it? Let's break down this entire process in a really simple way. Alright, so here's how it all works. This is the 5-stage process. Let's go through it one by one. Step 1 is acquisition. बहुत simple, इसका मतलब है image को capture करना with a camera or a scanner. Step 2 is pre-processing. यहाँ पे image की सफाई होती है, उसकी quality improve की जाती है. जैसे unwanted blur या noise को हटाना, image को resize करना so that the data is consistent. Then, step 3, feature extraction. ये इंटरेस्टिंग है. यहाँ एल्गोरिदम इमेज में से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ढूंढता है, जैसे एजेस, कॉर्नर्स या टेक्सचर्स. सोचो, मशीन बिल्कुल इंसानों की तरह चेहरों के फीचर्स, आंखें, नाक ढूंढ रही है. नेक्स्ट, स्टेप 4, डिटेक्शन या सेगमेंटेशन. इस स्टेप में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे इमेज में कार कहाँ है. एंड फाइनली स्टेप 5, हाई लेवल प्रोसेसिंग. यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़कर एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है. For example, ये समझना कि, oh, this image is from a birthday party. And for your exams, here's a super simple memory trick to remember these 5 stages. Just remember APFTH. A for acquisition, P for pre-processing, F for feature extraction, D for detection, and H for high-level processing. Trust me, long answer questions में ये sequence लिखने से you can easily score full marks. By the way, अगर ये APFTH trick helpful लग रहा है, तो एक बार hype कर देना, इससे ये बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा. Okay, so the machine has processed the image. Now what? अब वो इसके साथ कई अलग-अलग tasks perform कर सकती है. Let's see कि ये objects को पहचानने के लिए actually करती क्या-क्या है. So broadly speaking, in tasks को हम 2 parts में divide कर सकते हैं. First, we have single object tasks. जैसा नाम से ही clear है, यहाँ focus सिर्फ एक object पर होता है. इसमें आता है classification, यानी बस ये बताना कि image में क्या है. For example, ये एक cat की photo है. और दूसरा है लोकलाइजेशन, यानी ये भी बताना कि वो ऑब्जेक्ट इमेज में है कहाँ, यूजुअली एक बॉक्स बनाकर. देन वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क्स. अगेन सिंपल, यहाँ इमेज में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंटेशन बिकॉज दिस इज अ रियली हाई वेटेज टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स. इसके 2 मेन टाइप्स हैं. पहला है सिमेंटिक सेगमेंटेशन. इसका गोल क्या है? इसका गोल है पिक्सल्स को उनकी क्लास के हिसाब से ग्रुप करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इमेज में 3 कार्स हैं तो ये सारी कार्स को एक ही कलर से मार्क कर देगा, लेट्स से ब्लू. बेसिकली इट्स जस्ट सेइंग ये सब कार है. ऑन द अदर हैंड वी हैव इंस्टेंस सेगमेंटेशन. ये थोड़ा स्मार्टर है. ये हर ऑब्जेक्ट को अलग से पहचानता है, इवन इफ दे बिलोंग टू द सेम क्लास. तो उस सेम 3 कार वाली इमेज में ये पहली कार को रेड, दूसरी को ग्रीन और तीसरी को येलो कलर देगा. तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि कौन सा वाला है. सी, द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर. आई नो, अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए वो काफ़ी थ्योरेटिकल लग सकते हैं, बट द ट्रूथ इज आप और मैं, हम सब कंप्यूटर विजन को ऑलमोस्ट हर रोज़ यूज़ करते हैं. यू माइट नॉट इवन रियलाइज इट. चलो देखते हैं कैसे. लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ केयर. यहाँ कंप्यूटर विजन डॉक्टर्स की हेल्प करता है MRI या CT स्कैन्स में ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में. Amazing, right? Then in the automotive industry, of course, self-driving cars, वो इसकी मदद से ये ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियंस और दूसरी गाड़ियों को पहचानती हैं. What about security? Well, आपके फ़ोन का जो फेस ID है, that's pure computer vision network. And finally, accessibility. एक टेक्नोलॉजी है OCR, Optical Character Recognition. ये बुक्स या डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को स्कैन करके डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को बहुत हेल्प मिलती है. बाय द वे, अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को हाइप कर देना, इससे रीच थोड़ी बढ़ जाती है. Okay, let's switch gears and get a little more exam-oriented now. इस chapter C के questions तो आते हैं,
but students often make some very common mistakes. So let's see how to avoid them and, more importantly, how to structure your answers properly. So, let's imagine this. एग्जाम में ये सवाल आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? This is a really common question, so let's tackle it. So, the golden rule here is write a point-based answer. Always. First point, definition. आप लिखो कि क्लासिफिकेशन पूरी इमेज को एक सिंगल लेबल देता है, जबकि डिटेक्शन उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता है। सेकंड पॉइंट, स्कोप. क्लासिफिकेशन सिर्फ व्हाट का आंसर देता है, व्हाट इज इन द इमेज. डिटेक्शन आंसर्स व्हाट एंड वेयर. थर्ड पॉइंट, आउटपुट. क्लासिफिकेशन का आउटपुट एक सिंपल लेबल है, डिटेक्शन का आउटपुट बाउंडिंग बॉक्सेस विद अ लेबल फॉर ईच बॉक्स. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल. ऑलवेज गिव अ सिंपल एग्जाम्पल. सोचो, एक इमेज है जिसमें 2 डॉग्स हैं. क्लासिफिकेशन क्या बोलेगा? डॉग्स. बट डिटेक्शन वो दोनों डॉग्स पर अलग अलग बॉक्स बनाकर डॉग लेबल करेगा. इफ यू राइट लाइक दिस, यू आर guaranteed to get full marks. Alright, now let's quickly go over some common errors that students often make in their exams. You want to avoid these. Okay, mistake number 1, the biggest one. Confusing classification with detection. We just cleared that up, so you won't make that mistake, right? Mistake number 2, mixing up semantic and instance segmentation. Just remember, semantic is about the class, instance is about the individual object. Third common mistake, defining noise as just sound. No, computer vision में noise का मतलब होता है unwanted distortions या blurriness in the image. And the final common error, forgetting the 5-stage process sequence. हमेशा APFDH याद रखो. Alright, so let's do a super quick recap of everything we've learned. We started with the basics. An image is made of pixels using the RGB model. Then we learned that machines see using that 5-stage APFDH process. We also saw the different tasks that CV can perform, like classification, detection, and segmentation. And finally, we looked at its amazing applications from self-driving cars all the way to medical imaging. So, that wraps up our complete overview of the computer vision chapter. हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशंस को होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है. एंड रिमेंबर, अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, द टेलीग्राम चैनल इज द प्लेस टू बी. द लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट. और हाँ, अगर आपको और चैप्टर्स भी इसी तरह से रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मशीन्स को स्मार्ट बनाता है. मतलब वो लर्न कर सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं और ह्यूमन लाइक टास्क परफॉर्म कर सकती हैं. वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं. आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे. कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और रियल लाइफ एप्लीकेशंस, सब कुछ एक साथ. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सफर कैसा रहेगा. हम स्टार्ट करेंगे ऑरेंज टूल के इंट्रोडक्शन से, फिर हम डाइव करेंगे इसके कोर कॉन्सेप्ट्स में. आखिर ये है क्या? उसके बाद हम सीखेंगे कि इसका वर्क फ्लो और लॉजिक कैसे काम करता है. फिर देखेंगे कुछ अमेजिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक मास्टर क्लास. एंड में एक क्विक रिकैप होगा ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए. और याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. लिंक पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा. तो सेक्शन 1 शुरू करते हैं. ऑरेंज टूल आखिर है क्या, हम इससे क्यों पढ़ रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए पर्दा उठाते हैं इन सवालों से. सोचो, आप AI के पावरफुल मॉडल्स बना रहे हो, लेकिन बिना एक भी लाइन कोड लिखे. हाँ, ये पॉसिबल है. यही तो ऑरेंज का जादू है. ये एक विजुअल प्रोग्रामिंग टूल है जहां हम विजेट्स को बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक पूरा लॉजिकल फ्लो तैयार कर देते हैं. डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, NLP जैसे जो हेवी टॉपिक्स हैं ना, उनके लिए ऑरेंज एक रियल गेम चेंजर है. और बोर्ड एग्जाम्स में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये आपको AI का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाता है. ओके, अब जब हमें पता चल गया है कि ऑरेंज क्या चीज़ है, तो चलिए इसके दिल में उतरते हैं, इसके कोर कॉन्सेप्ट्स. ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना ऑरेंज का कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो सकता. इनको समझना मतलब आधी जंग जीतना. सबसे पहले आता है डेटा माइनिंग. देखो, सिंपल शब्दों में डेटा माइनिंग का मतलब है डेटा के समुद्र में से काम की चीज़ें, मतलब ट्रेंड्स और पैटर्न्स ढूंढ निकालना. मकसद सिर्फ एक है, उस इंफॉर्मेशन से बेहतर डिसीजंस लेना. नेक्स्ट अप, विजेट्स. विजेट्स को आप ऑरेंज के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ लो.
बिल्कुल वैसे ही हर ब्लॉक का एक खास काम होता है। कोई विजिट डेटा को रीड करता है, कोई उस डेटा का सुंदर सा ग्राफ बनाता है, तो कोई मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करता है। इन्हीं ब्लॉक्स को जोड़ जोड़कर हम पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, तो ये लेगो ब्लॉक्स यानी विजेट्स हम रखते कहाँ हैं? वो जगह है कैनवस। ये आपका मेन वर्कस्पेस है, आपका ड्राइंग बोर्ड। और इन विजेट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को आप डेटा के पाइप समझ सकते हो, जो डेटा को एक विजेट से दूसरे विजेट तक सेफली ले जाते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज एम्बेडिंग। देखो, कंप्यूटर हमारी तरफ फोटोज नहीं देखता। उसके लिए एक फोटो बस बहुत सारे नंबर्स यानी पिक्सेल्स हैं। इमेज एम्बेडिंग वो प्रोसेस है जो इन फोटोज को नंबर्स की एक सीरीज में, जिसे वेक्टर्स कहते हैं, बदल देता है। ऐसा करने से ही कंप्यूटर उस इमेज को समझ पाता है और उस पर काम कर पाता है। कंप्यूटर विजन के लिए ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और हमारा आखिरी कोर कॉन्सेप्ट है कॉर्पस। NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कॉर्पस का मतलब है एक लाइब्रेरी ऑफ टेक्स्ट। सोचो, बहुत सारी किताबों का या कस्टमर रिव्यूज का एक कलेक्शन। AI इस लाइब्रेरी को पढ़ता है, लैंग्वेज के पैटर्न सीखता है और फिर उसे एनालाइज करता है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलो, अब हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं, तो अब टाइम है कुछ बनाने का। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर ऑरेंज में एक एक्चुअल प्रोजेक्ट, एक वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ ऑरेंज थिंक्स। ऑरेंज में सारे विजेट्स अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। सोचो कि ये आपका टूल बॉक्स है। डेटा कैटेगरी से हम डेटा को अंदर लाते हैं। फिर है विजुअलाइज, जिससे हम डेटा को देखने के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स बनाते हैं। मॉडल कैटेगरी में सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे ट्री या न्यूरल नेटवर्क। इवैल्यूएट से हम चेक करते हैं कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। और अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी तब काम आती है जब हमारे डेटा में पहले से लेबल्स ना हो। एक वर्कफ्लो बनाना बहुत लॉजिकल है। स्टेप 1, अपने काम के हिसाब से सही विजेट्स चुनो। स्टेप 2, उन्हें कैनवस पर ड्रैग करके ले आओ। स्टेप 3, कनेक्टर्स से उन्हें लाइन में जोड़ दो। स्टेप 4, हर विजेट पर डबल क्लिक करके उसकी सेटिंग सेट करो। और बस स्टेप 5, अपना रिजल्ट देखो। इतना सिंपल है। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना इस एक्सप्लेनर को, इससे रीच बढ़ जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्रॉस वैलिडेशन। इसका दूसरा नाम है रोटेशन एस्टिमेशन। सोचो, आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। आपने 80 पर मॉडल ट्रेन किया और 20 पे टेस्ट किया। क्या पता वो 20 स्टूडेंट्स इजी वाले थे। इसलिए क्रॉस वैलिडेशन में हम डेटा के कई हिस्से करते हैं, जिनको फोल्ड्स कहते हैं। हम बार बार अलग अलग हिस्सों पर ट्रेन और टेस्ट करते हैं। इससे हमें मॉडल की परफॉर्मेंस का एक एक्यूरेट और रिलायबल स्कोर मिलता है। थियरी बहुत हो गई, अब टाइम है एक्शन का। हमारा अगला सेक्शन है रियल लाइफ AI एप्लीकेशंस। चलिए देखते हैं कि ऑरेंज असली दुनिया में रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे काम आता है। ऑरेंज के प्रैक्टिकल यूजेस तो गिनने बैठो तो खत्म ना हो। बायोलॉजी में हम आइरिस फ्लावर्स को उनकी पत्तियों की मेजरमेंट से क्लासिफाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स की फोटोज को नंबर्स में कन्वर्ट करके ट्रेंड्स एनालाइज किए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज कस्टमर फीडबैक को प्रोसेस करके वर्ड क्लाउड बनाती हैं, ताकि पता चले कि लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और NLP में टेक्स्ट को एनालाइज करने से पहले इसे साफ करने के लिए, जैसे लोअर केस करना या फालतू वर्ड्स हटाना, इसके लिए भी ऑरेंज यूज होता है। ऑलराइट, अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स। अब फोकस बढ़ा लो। इस सेक्शन में हम ऐसी ट्रिक्स, कॉमन मिस्टेक्स और आंसर राइटिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जिससे आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स ला सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स में वर्कफ्लो का सही ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। FVMFE। F फॉर फाइल यानी डेटा लो, V फॉर विजुअलाइज यानी डेटा को देखो, M फॉर मॉडल यानी एल्गोरिदम अप्लाई करो, और E फॉर इवैल्यूएट यानी परफॉर्मेंस चेक करो। FVMFE। सिंपल। ये एक ऐसी गलती है जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा करते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनो। इमेज एम्बेडिंग और इमेज व्यूअर को कंफ्यूज मत करना। इमेज एम्बेडिंग एक प्रोसेसिंग विजेट है। इसका काम है इमेज को नंबर्स में बदलना ताकि उस पर एनालिसिस हो सके, जबकि इमेज व्यूअर एक विजुअलाइजेशन विजेट है। इसका काम सिर्फ इमेज को दिखाना है। एक प्रोसेस करता है, दूसरा दिखाता है, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। चलिए एक सैंपल एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्री प्रोसेस टेक्स्ट विजेट इन NLP। आप इसका जवाब कैसे लिखोगे? सोचो। फुल मार्क्स के लिए आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट 1,
डेफिनेशन, साफ साफ बताओ कि इसका काम टेक्स्ट डेटा को क्लीन और स्टैंडर्डाइज करना है। पॉइंट 2, प्रोसेसेस, इसके 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मेंशन करो, जैसे टेक्स्ट को लोअर केस करना, टोकनाइजेशन और स्टॉप वर्ड्स हटाना। पॉइंट 3, इंपॉर्टेंस, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे किसी भी NLP मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। बस इन 3 पॉइंट्स में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये काम आ रहा है तो 2-3 बार हाइप कर देना और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ओके टीम, लेक्चर के एंड में आ गए हैं। अब हम पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 60 सेकंड्स में बिल्कुल तेजी से रिवाइज करेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो हमने सीखा कि ऑरेंज एक विजुअल प्रोग्रामिंग टूल है जिसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इसके 3 कोर कंपोनेंट्स हैं, विजेट्स, कैनवस और कनेक्टर्स। हर वर्कफ्लो का एक लॉजिकल पाथ होता है, डेटा, प्रोसेस, मॉडल और इवैल्यूएट। हमने इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखे, जैसे आइरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन और टेक्स्ट एनालिसिस। और सबसे ज़रूरी, ये हमेशा याद रखना, इमेज एम्बेडिंग डेटा को कन्वर्ट करता है और इमेज व्यूअर डेटा को डिस्प्ले करता है। और इसी के साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ऑरेंज के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और एप्लीकेशंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसकी डिटेल नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी चैप्टर्स को इसी तरह डिटेल में रिवाइज करवाऊं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग। सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मशीन्स को स्मार्ट बनाता है। इसका मतलब ये है कि वो हमारी तरह सीख सकती हैं, अपने डिसीजंस ले सकती हैं और ऐसे काम कर सकती हैं जिनके लिए पहले इंसानी दिमाग की ज़रूरत पड़ती थी। वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल और एग्जाम फोकस्ड तरीके से समझते हैं। आज हम AI प्रोजेक्ट साइकिल चैप्टर का पूरा रिविजन करने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके पीछे का लॉजिक और इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इस चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो ये है अपना गेम प्लान फॉर टुडे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, AI के फंडामेंटल से। फिर प्रोजेक्ट साइकिल के 5 स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम रेडी डेफिनेशंस देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं उसकी स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। और एंड में एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो सबसे पहले, ये चैप्टर है क्या चीज़? देखो, अब तक आपने AI के जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, ये चैप्टर उन सबको एक साथ एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में जोड़ देता है। ये वो एक्चुअल प्रोसेस है जिसे AI प्रोफेशनल्स रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। नाउ व्हाई शुड यू रियली केयर अबाउट दिस चैप्टर? सबसे पहली बात, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, खास करके प्रैक्टिकल्स और वाइवा के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इसकी वेटेज काफ़ी हाई रहती है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम्स। रियल वर्ल्ड में AI इंजीनियर्स एग्जैक्टली यही साइकिल फॉलो करते हैं और ये साइकिल इंश्योर करता है कि जो AI सोल्यूशन हम बना रहे हैं वो सिर्फ अचानक से काम ना करे, बल्कि रिस्पॉन्सिबल हो, एथिकल हो और सच में यूजफुल हो। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल कोर पर, इसके दिल पर। किसी भी AI प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक प्रॉपर 5 स्टेज प्रोसेस फॉलो होता है और इसी प्रोसेस को हम AI प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। ये है वो 5 स्टेजेस, वो 5 पिलर्स। पहला, प्रॉब्लम स्कोपिंग। दूसरा, डेटा एक्विजिशन। तीसरा, डेटा एक्सप्लोरेशन। चौथा, मॉडलिंग। और 5वां, इवैल्यूएशन। ये एक तरह से किसी भी AI सोल्यूशन को बनाने का मास्टर ब्लूप्रिंट है। चलो एक एक करके इन सबको तोड़ते हैं। पहला और मैं कहूँगी सबसे ज़रूरी स्टेज है प्रॉब्लम स्कोपिंग। इसका सिंपल सा मतलब है कि सोल्यूशन बनाने की जल्दबाजी करने से पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझो, उसे आइडेंटिफाई करो, उसे डिफाइन करो। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ही गलत है तो सोल्यूशन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। इस स्टेज का सबसे पावरफुल टूल है ये 4Ws प्रॉब्लम कैनवस। बहुत सिंपल है, हम बस 4 सवाल पूछते हैं। पहला, हु, यानी इस प्रॉब्लम से कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, व्हाट, प्रॉब्लम आखिर है क्या चीज। तीसरा, वेयर, ये प्रॉब्लम किस सिचुएशन, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई, हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करनी है, इससे फायदा क्या होगा। एग्जाम के लिए ये कैनवस सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, सो आपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब क्या? अब आपको अपने AI इंजन के लिए फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल है डेटा। तो डेटा एक्विजिशन में हम उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डेटा आपको डेटाबेसेस से मिल सकता है, सर्विस से, इंटरनेट से, कहीं से भी। और यहीं पर AI की एक फेमस कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
सिंपल सा मतलब है, अगर आपने कचरा डेटा डाला तो कचरा रिजल्ट ही मिलेगा। अगर आपका कलेक्ट किया हुआ डेटा खराब है, इनकम्प्लीट है या बायस्ड है तो आपका एआई मॉडल भी वैसा ही बनेगा। सोचो, अगर आप एक जॉब हायरिंग एआई को सिर्फ मर्दों के रिज्यूमेस पर ट्रेन करोगे तो वो अनफेयरली औरतों को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए डेटा की क्वालिटी पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगला स्टेज है डेटा एक्सप्लोरेशन। यहाँ हम डेटा के साथ डिटेक्टिव खेलते हैं। हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं और उसमें पैटर्न्स, ट्रेंड्स या कुछ अजीब, जिसे हम अनोमलीज कहते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब डेटा साफ हो जाता है तब आता है मॉडलिंग स्टेज। यहाँ हम उस डेटा पर एक्चुअल एआई मॉडल बनाते हैं। ये मॉडल रूल बेस्ड हो सकता है, जहां हम इफ देन जैसे सिंपल रूल्स लिखते हैं, या लर्निंग बेस्ड हो सकता है, जहां मॉडल खुद डेटा से पैटर्न सीखता है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। और आखिरी स्टेज है इवैल्यूएशन। यहाँ हम अपने बनाए हुए मॉडल का फाइनल एग्जाम लेते हैं। हम चेक करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना फास्ट है और क्या वो सच में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। रियल वर्ल्ड में उसे लॉन्च करने से पहले ये टेस्टिंग एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं। अब हम कुछ ऐसी की डेफिनेशंस देखेंगे जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं और जिनको आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। पहला है एल्गोरिदम बायस। इसका मतलब है जब एक एआई सिस्टम बार बार ऐसी गलतियां करता है जिससे किसी एक ग्रुप के साथ भेदभाव हो। ये एक साइलेंट किलर है फेयरनेस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लोन देने वाला सिस्टम किसी एक कम्युनिटी के लोगों को अनफेयरली रिजेक्ट करता रहता है तो वो सिस्टम बायस्ड है, और ये बायस अक्सर खराब डेटा से ही पैदा होता है। नेक्स्ट अप, डेटा प्राइवेसी। सोचो, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके फोटोज, आपके मैसेजेस, आप चाहते हो ना कि उस पर आपका कंट्रोल हो। बस वही डेटा प्राइवेसी है। ये हर इंसान का अधिकार है कि वो कंट्रोल कर सके कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट हो रही है और कैसे यूज हो रही है। एक अच्छा एआई सिस्टम हमेशा यूजर की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये पूरा साइकिल असल जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में काम कैसे करता है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलो स्मार्ट फार्मिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होगी? खेती में पानी की बर्बादी कैसे कम करें? डेटा एक्विजिशन कहाँ से होगा? जमीन में लगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर से डेटा कलेक्ट करेंगे और मॉडल क्या करेगा? वो उस डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेगा कि खेत को पानी देने का सबसे अच्छा टाइम कब है। सिमिलरली, हेल्थ मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट डिजीज को जल्दी डिटेक्ट करना। डेटा होगा पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा, और मॉडल उस डेटा के बेसिस पर पेशेंट का रिस्क लेवल बताएगा। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। ओके, अब अपना पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम्स पर शिफ्ट करते हैं। हम देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है और वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये देखो, ये एक बहुत ही टिपिकल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। डिस्क्राइब द एंटायर एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन डिटेल। इसमें आपको 5 स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। देखने में थोड़ा लंबा लगता है, बट इट्स सुपर सिंपल इफ यू फॉलो अ स्ट्रक्चर। तो इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है? हियर्स द रेसिपी। सबसे पहले एआई प्रोजेक्ट साइकिल की एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दो। फिर 5 स्टेजेस को अलग अलग सब हेडिंग्स बनाओ और उन्हें एक्सप्लेन करो। प्रॉब्लम स्कोपिंग में 4Ws कैनवस को जरूर मेंशन करना। डेटा एक्विजिशन में गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली लाइन लिखोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और एंड में ये जरूर लिखना कि ये साइकिल इटरेटिव है, यानी हम जरूरत पड़ने पर पिछले स्टेप्स पर वापस जा सकते हैं। अब कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहली, बिना प्रॉब्लम समझे सीधा मॉडल बनाने लग जाना। नेवर डू दैट। दूसरी, डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन में कंफ्यूज हो जाना। याद रखो, पहले डेटा कलेक्ट होता है फिर एक्सप्लोर होता है। तीसरी गलती, ये भूल जाना कि मॉडल को इवैल्यूएट हमेशा उसे रियल वर्ल्ड में लॉन्च करने से पहले किया जाता है। और आखिरी, एथिक्स जैसे टॉपिक्स को आखिरी के लिए छोड़ देना। एथिक्स शुरू से ही प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। ऑलराइट, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब पूरी चैप्टर को एकदम जल्दी से समराइज करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। इन 5 स्टेजेस को ऑर्डर में याद रखने के लिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। SAEME। S फॉर स्कोपिंग, A फॉर एक्विजिशन, E फॉर एक्सप्लोरेशन, M फॉर मॉडलिंग और आखिरी E फॉर एवैल्यूएशन। SAEME। सिंपल, राइट? तो आज हमने क्या क्या किया? हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के 5 स्टेजेस SAME को कवर किया। हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग के लिए 4Ws कैनवस को समझा, एल्गोरिदम बायस और डेटा प्राइवेसी जैसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखी, स्मार्ट फार्मिंग और हेल्थ जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखे और बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी डिस्कस किया।
और हाँ, एक आखिरी रिमाइंडर, अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स और प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। कभी सोचा है आपका फोन कैसे समझ जाता है कि आप क्या बोल रहे हो? या नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको अगला शो कौन सा देखना है? पता है, ये सब कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI, यानी मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाना कि वो हमारी तरह सीख सकें और डिसीजन ले सकें। वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम रेडी तरीके से समझेंगे। तो आज हम AI के दो सबसे पावरफुल टूल्स टेंसरफ्लो और केरास के चैप्टर को मास्टर करने वाले हैं। हम सिर्फ थ्योरी नहीं रटेंगे, बल्कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक और उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आपका हर आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर कोर कॉन्सेप्ट्स, मॉडल बनाने के स्टेप्स, टेंसरफ्लो और केरास का कंपैरिजन, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और एंड में एग्जाम स्ट्रैटेजी तक सब कुछ कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर है किस बारे में? सिंपल सी बात है, आपने न्यूरल नेटवर्क्स की थ्योरी तो पढ़ ली, पर उन्हें प्रैक्टिकली असल में बनाते कैसे हैं? ये चैप्टर उन्हीं प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर टूल्स टेंसरफ्लो और केरास से हमारी पहचान कराता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, पता है, इन्हीं टूल्स से अपने रिकमेंडेशन इंजन्स, वॉइस असिस्टेंट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती हैं। सो इसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। एग्जाम्स के लिए तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फीचर्स, इनके बीच के डिफरेंसेस और इनके वर्कफ्लो पर क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं। इसलिए अच्छे से समझना, ये एक हाई वेटेज टॉपिक है। बाय द वे, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक पिन कमेंट में है, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। चलिए अब कोर कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखो, कोई भी मॉडल बनाने से पहले उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उसके टूल्स और डेटा को समझना बहुत जरूरी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले आता है टेंसरफ्लो। इसे आप एक सुपर कार का पावरफुल इंजन समझो। गूगल ने बनाया है इसको, और ये इंजन सारे हैवी ड्यूटी कैलकुलेशंस और बड़े बड़े मशीन लर्निंग टास्क्स को हैंडल करता है। सारी मेहनत का काम यही बैकग्राउंड में करता है। तो अगर टेंसरफ्लो इंजन है तो केरास क्या है? वेल, केरास है उस कार का यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील। ये टेंसरफ्लो के ऊपर काम करता है और मॉडल बनाने के प्रोसेस को हमारे लिए आसान और फास्ट बनाता है। मतलब हम स्टीयरिंग केरास से संभालते हैं और पावर इंजन यानी टेंसरफ्लो से आती है। लेकिन ये इंजन डेटा को प्रोसेस किस फॉर्म में करता है? उसके लिए होता है टेंसर। टेंसर बस एक डेटा कंटेनर है, सिंपल वर्ड्स में एक बॉक्स जिसमें नंबर्स होते हैं। अगर बॉक्स में एक ही नंबर है तो वो स्केलर है, अगर एक लाइन में नंबर्स हैं तो वो वेक्टर है, और अगर एक टेबल में नंबर्स हैं तो वो मैट्रिक्स है। बेसिकली सारा का सारा डेटा इन्हीं टेंसर्स में स्टोर होता है। और केरास में इन टेंसर्स को प्रोसेस करने का सबसे आसान तरीका है सीक्वेंशियल मॉडल, जिसमें हम लेयर्स को एक के ऊपर एक सीक्वेंस में लगाते जाते हैं। सिंपल एंड इफेक्टिव। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो टॉपिक जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। केरास का यूज करके एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल आखिर बनाए तो बनाए कैसे? लेट्स चेक आउट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मॉडल बनाने का प्रोसेस इन 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइडेड है, और इसे याद रखने की एक सुपर ट्रिक है, DACFE। स्टेप 1 डिफाइन। इसमें हम एक खाली मॉडल का फ्रेम बनाते हैं। स्टेप 2 ऐड। इससे हम इस फ्रेम में लेयर्स जोड़ते हैं। स्टेप 3 कंपाइल। यहां हम मॉडल के रूल्स सेट करते हैं। लॉस फंक्शन बताता है कि मॉडल कितनी गलती कर रहा है। ऑप्टिमाइजर बताता है कि उस गलती को सुधारना कैसे है, और मैट्रिक्स उसकी परफॉर्मेंस को स्कोर देते हैं। स्टेप 4 फिट। इससे हम एक्चुअल डेटा देकर मॉडल को ट्रेन करते हैं। और फाइनली स्टेप 5 इवैल्यूएट। इससे हम टेस्ट करते हैं कि हमारा मॉडल नए डेटा पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये 5 स्टेप्स ही हर केरास मॉडल का फाउंडेशन है। एक और सवाल जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है, टेंसरफ्लो और केरास में आखिर फर्क क्या है? लेट्स ब्रेक डाउन द की डिफरेंसेस। तो इसका ब्रेकडाउन बिल्कुल सिंपल है। देखो, टेंसरफ्लो एक लो लेवल एपीआई है, मतलब आपको इंजन के हर पार्ट पर कंट्रोल मिलता है। केरास एक हाई लेवल एपीआई है, जहां आप सिर्फ स्टीयरिंग और गियर संभालते हो। इसलिए टेंसरफ्लो में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर कोडिंग कॉम्प्लेक्स है। केरास में कोडिंग सिंपल है, पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए टेंसरफ्लो फास्टर है, लेकिन मॉडल बनाना और उसमें प्रॉब्लम्स फिक्स करना केरास में बहुत तेज होता है। इसीलिए रिसर्चर्स टेंसरफ्लो यूज करते हैं, और जिन्हें जल्दी से एक वर्किंग मॉडल बनाना है वो केरास प्रेफर करते हैं। समझ आ रहा है? तो हाइप कर देना इस एक्सप्लेनर को, रीच पड़ जाती है।
तो ये सब थ्योरी तो ठीक है, पर ये टूल्स रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ होते हैं? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स और देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बिलीव मी, आप इन टूल्स को हर रोज यूज करते हो। आपकी नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, उसके पीछे केरास का मॉडल है। हेल्थ टेक में एक्सरेज को एनालाइज करके बीमारियां डिटेक्ट करने वाले मॉडल्स भी इन्हीं से बनते हैं। आपके फोन का गूगल असिस्टेंट या सीरी जो आपकी आवाज समझते हैं, दैट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन दीज टूल्स। और सबसे कूल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ब्रेन जो लाखों डेटा पॉइंट्स को रियल टाइम में प्रोसेस करता है, वो भी टेंसरफ्लो और केरास से ही पावर होता है। चलिए अब फोकस करते हैं सीधे एग्जाम स्ट्रैटेजी पर। ऐसे क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर कैसे लिखें जिससे फुल मार्क्स मिलें, और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो बोर्ड एग्जाम्स में 4 से 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसमें आपको पूरा केरास वर्कफ्लो डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। इसका परफेक्ट आंसर लिखने के लिए DACFE निमोनिक यूज करो। एक क्लियर हेडिंग दो, फिर हर स्टेप डिफाइन, ऐड, कंपाइल, फिट और इवैल्यूएट को एक एक करके एक्सप्लेन करो। कंपाइल स्टेप में ऑप्टिमाइजर, लॉस और मैट्रिक्स का पर्पस जरूर बताना। और हाँ, बोनस मार्क्स के लिए अपने आंसर में DACFE निमोनिक मेंशन करना मत भूलना, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गंवा देते हैं। इन्हें जरूर अवॉइड करना। सबसे पहली गलती, एपेक और आइट्रेशन में कंफ्यूजन। याद रखो, एपेक मतलब पूरे डेटा सेट का एक राउंड और आइट्रेशन मतलब सिर्फ एक छोटे से डेटा बैच का राउंड। दूसरी गलती, ये भूल जाना कि केरास अकेले काम नहीं करता, उसे हमेशा टेंसरफ्लो जैसा बैकएंड चाहिए। और तीसरी सबसे कॉमन गलती, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर को मिक्स कर देना। सिंपल है, लॉस बताता है कि मॉडल कितना गलत है और ऑप्टिमाइजर बताता है कि उस गलती को ठीक कैसे करना है। ऑलराइट, तो इस पूरे चैप्टर को एक क्विक रिकैप में समराइज करते हैं। व्हाट आर द की टेकअवेज? तो इस चैप्टर का समरी क्या है? टेंसरफ्लो गूगल का पावरफुल इंजन है, केरास उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मॉडल बनाने का मैजिक मंत्र है DFC। दोनों में मेन ट्रेड ऑफ है फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी का। और एप्लीकेशंस नेटफ्लिक्स से लेकर हॉस्पिटल्स तक ये हर जगह हैं। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक पिन कमेंट में है। और बाकी चैप्टर्स के ऐसे ही सिंपल रिविजन्स के लिए इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मशीन्स को स्मार्ट बनाता है। मतलब वो लर्न कर सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं और इंसानों जैसे टास्क्स परफॉर्म कर सकती हैं। वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम डेटा स्टोरी टेलिंग चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, केस स्टडीज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा स्टोरी टेलिंग आखिर है क्या। फिर उसके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक डेटा स्टोरी बनाते कैसे हैं, उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे और सबसे एंड में बोर्ड एग्जाम्स के लिए इसे कैसे मास्टर करना है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इंट्रो। सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये डेटा स्टोरी टेलिंग है क्या? जैसा नाम से लग रहा है, ये सिर्फ डेटा दिखाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। लेट्स फाइंड आउट। देखो, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब है डेटा के आसपास एक कहानी बुनना। आपके पास नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें एक नैरेटिव, एक स्टोरी में नहीं पिरोते, वो लोगों को ठीक से समझ नहीं आते। सो हम विजुअल्स और कहानी का यूज करके डेटा को मीनिंगफुल और पावरफुल बनाते हैं। अब सवाल आता है कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रियल वर्ल्ड में आपने कोविड-19 के डैशबोर्ड जरूर देखे होंगे, या कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स। ये सब डेटा स्टोरी टेलिंग के ही एग्जाम्पल्स हैं। और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से AI प्रोजेक्ट साइकिल के जो फाइनल स्टेजेस है ना, इवैल्यूएशन और फीडबैक, उनके लिए ये स्किल्स सबसे ज़रूरी है। बेसिकली ये डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के बीच का पुल है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, द 3 पिलर्स। हर अच्छी डेटा स्टोरी बस इन 3 चीज़ों पर टिकी होती है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया तो समझो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इनको याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है, DVN। D फॉर डेटा, V फॉर विजुअल्स और N फॉर नैरेटिव। सिंपल।
जब ये तीनों मिलते हैं तभी एक पावरफुल स्टोरी बनती है। आप यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों अकेले उतने पावरफुल नहीं हैं। इनका असली मैजिक तब दिखता है जब ये कंबाइन होते हैं। देखो, जब आप डेटा और नैरेटिव को मिलाते हो तो आप ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हो कि डेटा के पीछे का क्यों क्या है। डेटा और विजुअल्स को मिलाने से एनलाइटनमेंट होता है, यानी ऑडियंस को पैटर्न्स और ट्रेंड्स साफ साफ दिखने लगते हैं। और नैरेटिव और विजुअल्स मिलकर एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन एक कंप्लीट इम्पैक्टफुल स्टोरी के लिए आपको तीनों चाहिए: डेटा, विजुअल्स एंड नैरेटिव। ओके, तो हमने पिलर्स तो समझ लिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर। आखिर एक डेटा स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप बनाया कैसे जाता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। आपकी ऑडियंस कौन है, सीईओ हैं या टेक्निकल टीम, और आप उनसे क्या करवाना चाहते हो। स्टेप 2, एक इफेक्टिव विजुअल चुनो। सही मैसेज के लिए सही चार्ट जरूरी है। स्टेप 3, क्लटर हटाओ। एक्स्ट्रा लाइंस, फालतू के कलर्स, जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसे रिमूव करो। सिंप्लिसिटी इज की। स्टेप 4, ऑडियंस का अटेंशन फोकस कराओ। कलर या साइज का यूज करके इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को हाईलाइट करो। और फाइनली स्टेप 5, कहानी सुनाओ। ऑडियंस को गाइड करो कि आपने क्या फाइंड किया है। यहाँ तक सब क्लियर है ना? अगर समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, इससे रीच बढ़ जाती है और बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये पहुंच जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में आखिर यूज कैसे होते हैं। थ्योरी अपनी जगह है, बट एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, डेटा स्टोरी टेलिंग हर जगह यूज हो रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक एचआर मैनेजर है। वो एक बोरिंग स्प्रेडशीट दिखाने के बजाय एक सिंपल सा बार चार्ट यूज करता है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा कंसर्न है। बस इस सिंपल स्टोरी से मैनेजमेंट कन्विंस हो जाता है और एक नई पॉलिसी बनाता है। सिमिलरली, साइंटिस्ट पिछले 100 साल का टेम्परेचर डेटा एक लाइन ग्राफ पर दिखाकर ग्लोबल वार्मिंग की अर्जेंसी को अच्छे से कन्वे करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल्स में बार चार्ट और लाइन ग्राफ की बात की। इससे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन उठता है, तो सही चार्ट कैसे चुनें? इसका सिंपल आंसर है, आपका पर्पस डिसाइड करता है कि कौन सा चार्ट बेस्ट रहेगा। इस टेबल को ध्यान से देखो। अगर आपको चीज़ें कंपेयर करनी है, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल्स, तो बार चार्ट या कॉलम चार्ट यूज करो। अगर आपको पार्ट्स ऑफ अ होल दिखाना है, जैसे मार्केट शेयर, तो पाई चार्ट बेस्ट है। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हिस्टोग्राम, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टाइम के साथ कोई ट्रेंड दिखाना हो, जैसे पिछले 5 साल की ग्रोथ, तो हमेशा लाइन चार्ट यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने मेन गोल पर फोकस करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं? इस सेक्शन में हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। ओके, ये डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट लिखी जा सकती है, इसलिए इसको वर्ड फॉर वर्ड याद रखना। डेटा स्टोरी टेलिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा एनालिसिस को आम भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि उसके बेसिस पर कोई बिजनेस डिसीजन या एक्शन लिया जा सके। इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। ये एक हाई वेटेज टॉपिक है। एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस में डिफरेंस देखो। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस वो है जो आप डेटा को खुद समझने के लिए करते हो। यहाँ आप एक डिटेक्टिव की तरह क्लूज ढूंढ रहे हो, गोल है डिस्कवरी। जबकि एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस वो है जो आप ऑडियंस को कुछ समझाने के लिए करते हो। यहाँ आप एक स्टोरी टेलर हो जो अपनी फाइंडिंग प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ गोल है कम्युनिकेशन। चलो एक मॉडल क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। एक कंपनी को पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ एक डेटा स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट करनी है। स्टेप्स डिस्क्राइब करो। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको अप्रोच कैसे करना है? इसका आंसर स्ट्रक्चर बिल्कुल वही 5 स्टेप्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। पहले गोल लिखो, स्टेक होल्डर्स को सेल्स ग्रोथ क्लियरली दिखाना। फिर विजुअल चुनो, यहाँ ट्रेंड्स ओवर टाइम है तो लाइन चार्ट बेस्ट है। फिर क्लटर एलिमिनेट करो, क्लीन एक्सेस और एक क्लियर टाइटल यूज करके। फिर अटेंशन फोकस करो, लास्ट ईयर की ग्रोथ को हाईलाइट करके। और फाइनली नैरेटिव बताओ, शुरू से आखिर तक की स्टोरी, और एंड में एक क्लियर कॉल टू एक्शन दो, जैसे इसलिए हमें मार्केटिंग में और इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। पहला, बहुत सारी कैटेगरीज के लिए पाई चार्ट यूज करना, वो बिल्कुल अनरीडेबल हो जाता है। दूसरा, एंड में कोई कॉल टू एक्शन या कंक्लूजन न देना, स्टोरी अधूरी रह जाती है।
तीसरा, फैंसी 3D चार्ट्स या बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करना जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और चौथा, सबसे बेसिक गलती, एक्स और वाई एक्सिस को अच्छे से लेबल ना करना। ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। चलिए, अब पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये की टेकअवेज हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला, सिर्फ डेटा काफ़ी नहीं है, उसके साथ एक कहानी, एक नैरेटिव होना ज़रूरी है। दूसरा, हमेशा अपनी ऑडियंस को दिमाग में रखो। तीसरा, सिंप्लिसिटी बेस्ट है। एक सिंपल सा बार चार्ट अक्सर एक कॉम्प्लेक्स चार्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और चौथा, आपकी स्टोरी का एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए जो एक की इनसाइट या क्लाइमैक्स पर ख़त्म हो।